स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर फिर भी हम वो कर नहीं पाते। क्यों नए साल के रेजोल्यूशंस फरवरी तक ही दम तोड़ देते हैं। इन सवालों का जवाब शायद एक ऐसी किताब में छिपा है जो सिर्फ मोटिवेशन देने का दावा नहीं करती, बल्कि हमारी सोच की जो वायरिंग है उसे ही बदलने की बात करती है। किताब का नाम है 101 Essays That Will Change the Way You Think और इसे लिखा है ब्रायना वाइस्ट ने। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। हमने ज्ञानोदय पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड्स में एटॉमिक हैबिट्स में छोटी आदतों की ताकत पर बात की थी। हाँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन की शक्ति को समझा था, और द करेज टू बी डिसलाइक्ड में बाहरी राय से मुक्त होने पर भी चर्चा की थी। बिल्कुल। आज का विषय एक तरह से उन सभी विचारों को एक साथ लाता है। ये समझाता है कि हमारी सोच के जो पैटर्न्स हैं वही हमारी पूरी दुनिया को कैसे नियंत्रित करते हैं। मतलब ये उन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने जैसा है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस किताब के मूल सिद्धांत को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे कोर आइडिया क्या है? किताब का सार एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन में है। अच्छा। योर माइंड लाइज टू यू मोर देन अदर पीपल डू। ओके। यानी आपका अपना दिमाग वो आपसे दूसरों से कहीं ज्यादा झूठ बोलता है। और जब तक कोई इंसान ये बात नहीं समझता ना, उसकी जिंदगी उसके काबू में आ ही नहीं सकती। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? दुश्मन नहीं, लेकिन एक गलत प्रोग्रामिंग पर चलने वाला दोस्त जरूर कह सकते हैं। गलत प्रोग्रामिंग? हाँ, ब्रायना वाइस्ट कहती हैं कि जो फैसले हम सोच समझकर कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जैसे कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, हाँ, जो हम सब करते हैं, उनका हमारी जिंदगी पर बहुत कम असर होता है। हमारी जिंदगी असल में उस ऑटो पायलट दिमाग से चलती है जो बचपन से तैयार हुआ है। ये हमारे डर, हमारी भावनाएं और हमारे बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसे किसी उदाहरण से समझना शायद आसान होगा। बिल्कुल। सोचिए कि हमारा दिमाग एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है। हार्डवेयर एकदम पावरफुल है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10 साल पुराना और मतलब वायरस से भरा हुआ है। ओह अच्छा। अब आप उस पर कितना भी अच्छा मोटिवेशनल वॉलपेपर लगा लें, एप्स तो क्रैश होंगे और फोन हैंग करेगा ही। सही बात है। समस्या वॉलपेपर में नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर की कोर कोडिंग में है। एग्जैक्टली। ये किताब मोटिवेशन का वॉलपेपर बदलने के बजाय उस पुरानी कोडिंग को, उस वायरिंग को ठीक करने पर जोर देती है। मतलब असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस वायरिंग को समझते हैं। इस किताब के कुछ सबसे जरूरी विचारों की गहराई में उतरते हैं। आपने कहा कि हमारे अवचेतन पैटर्न हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। ये कैसे होता है? इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी भीतरी दुनिया, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे डर। ठीक है। किताब का पहला ही निबंध कहता है कि हमारी जिंदगी एक सिलेबस की तरह है। सिलेबस? हाँ, जब तक हम कोई सबक नहीं सीखते, जिंदगी वही कहानी, वही चैप्टर बार बार दोहराती रहती है। जैसे बार बार गलत तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होना, या हर जॉब में एक ही तरह की समस्या का सामना करना। बिल्कुल। ये सब हमारे गहरे अनसुलझे पैटर्न का नतीजा है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा अवचेतन मन ऑटो पायलट मोड पर हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाता है जो उसे जाने पहचाने लगते हैं, भले ही वो रास्ते गलत हों। और भावनाओं का क्या? जैसे गुस्सा, डर, उदासी, इनसे तो हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। इन्हें तो नेगेटिव माना जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जैसा गुड वाइब्स गुड लाइफ में भी बताया गया था कि भावनाएं एक तरह की ऊर्जा हैं। हाँ। ये किताब उस बात को और आगे ले जाती है। चैप्टर 6 और 29 समझाते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं, बल्कि डेटा हैं, संदेश हैं। संदेश? मतलब गुस्सा भी हमें कुछ बता रहा है। हाँ। डर कहता है शायद तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। अच्छा। गुस्सा कहता है तुम्हारी कोई सीमा, कोई बाउंड्री तोड़ी गई है। और उदासी बताती है कि कुछ कीमती खो गया है, उस पर ध्यान दो। वाह। इन संदेशों को सुनना ही क्लैरिटी लाता है। उन्हें दबाना वैसा ही है जैसे गाड़ी की चेक इंजन लाइट पर टेप लगा देना। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, सेल्फ सैबोटाज। लोग जानते हैं कि कोई चीज उनके लिए बुरी है, फिर भी वही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये डर का ही एक बहुत चालाक मुखौटा है। डर का? हाँ, चैप्टर 10 और 23 में बताया गया है कि जब कोई डाइट शुरू करने के 3 दिन बाद पिज्जा खा लेता है,
तो उसे लगता है कि उसमें विल पावर की कमी है। हाँ बिल्कुल। असल में ये अनुशासन की कमी नहीं बल्कि बदलाव का डर है। मतलब मैं जो सालों से अपनी अनुशासन की कमी को कोस रही थी, वो असल में सिर्फ एक डर था। ये कैसे हो सकता है? सफलता से कोई क्यों डरेगा? चाहते ही जरूर हैं, लेकिन सफलता अपने साथ उम्मीदें, जिम्मेदारी और एक नई पहचान लाती है। ये तो है। उस दबाव से हमारा पुराना आराम पसंद अवचेतन मन घबराता है। उसे लगता है कि पुरानी जानी पहचानी जिंदगी ज्यादा सुरक्षित है, भले ही वो दुखी हो। अच्छा। इसलिए वो हमें अभी सही समय नहीं है या तुम इसके लायक नहीं हो जैसे तार्किक बहाने देकर रोक देता है। तो ये आलस नहीं है? ये आलस नहीं, ये आत्मरक्षा का एक बिगड़ा हुआ रूप है। इसका मतलब है कि हम ज्यादातर समय सोचते नहीं, बस अपने पुराने पैटर्न पे रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। चैप्टर 11 यही कहता है कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने कुछ कहा और भावनाएं भड़क गईं। कुछ गलत हुआ और दूसरों पर आरोप लगा दिया। असली ताकत सोचने और प्रतिक्रिया करने के बीच के उस छोटे से ठहराव में है। वही ठहराव हमें ऑटो पायलट मोड से आजादी देता है। बिल्कुल। ये भीतरी दुनिया को समझना तो ठीक है, पर सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं बदलेगा ना। इन विचारों को असल जिंदगी में, अपनी आदतों में कैसे उतारा जाए? क्या किताब इस पर भी रोशनी डालती है? बिल्कुल। और ये हमें दूसरे हिस्से पर लाता है, एक्शन, आदतें और असलियत। ओके। यहाँ पहला विचार एटॉमिक हैबिट से बहुत मिलता जुलता है। चैप्टर 3 और 5 कहते हैं कि जिंदगी किसी एक बड़े जादुई फैसले से नहीं बदलती। ये रोज लिए जाने वाले सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। रोज 1% बेहतर होना या 1% बेवकूफी करना, दोनों के परिणाम लंबे समय में आसमान जमीन का अंतर पैदा करते हैं। यानी मोटिवेशन के इंतजार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सही पकड़ा। इसीलिए किताब आत्मविश्वास पर भी एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया देती है। अच्छा। लोग हमेशा आत्मविश्वास ढूंढते हैं। चैप्टर 25 कहता है कि आत्मविश्वास ढूंढने की चीज नहीं, बनाने की चीज है। हमें योग्यता पर यानी कॉम्पिटेंस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस फील करने की चीज नहीं, बिल्ड करने की चीज है। प्रिसाइजली। आत्मविश्वास कल्पना से नहीं, नतीजों से आता है। जब आप कोई काम बार बार करके उसमें सक्षम हो जाते हैं तो परिणाम मिलते हैं, और उन परिणामों से आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता है। सही बात है। एक्शन के बिना आत्मविश्वास की तलाश करना हवा में महल बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये व्यस्त रहने और असल में कुछ करने के बीच के अंतर जैसा लगता है। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो दिन भर भाग दौड़ करते हैं, पर शाम को लगता है कि कुछ किया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। चैप्टर 27 कहता है कि व्यस्त दिखना एक नशा है, एक बहाना है। बहाना? हाँ। व्यस्त लोग रिएक्टिव होते हैं, हर ईमेल, हर फोन कॉल उन्हें जरूरी लगता है। वहीं प्रोडक्टिव लोग प्रोएक्टिव और इरादे से काम करते हैं। मतलब वो कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं। हाँ। व्यस्त होना आसान है, प्रोडक्टिविटी के लिए अनुशासन और स्पष्टता चाहिए। और इस अनुशासन के लिए क्या सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर काफी है? नहीं। और ये इस किताब का एक और शक्तिशाली विचार है। लेकिन कई महान लोगों की कहानियों में तो हम उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के बारे में ही सुनते हैं। अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि इच्छा शक्ति बेकार है, बस ये कहती है कि वो भरोसेमंद नहीं है। अच्छा। वो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। चैप्टर 41 और 66 के अनुसार आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप डाइट पर हैं लेकिन आपके फ्रिज में केक रखा है तो देर सवेर आपकी इच्छा शक्ति हार मान लेगी। तो समाधान है माहौल को बदलना, न कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना। हाँ, अपने लक्ष्यों के अनुसार माहौल को बदलना आदतों को स्थायी बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम है। जैसे बिस्तर के पास फोन रखना अच्छी नींद में बाधा है। बिल्कुल। या घर में जंक फूड रखना अच्छी सेहत में बाधा है। माहौल को बदलिए, व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। ये अंदरूनी और बाहरी काम हमारे रिश्तों पर भी तो असर डालता होगा। खुद से और दूसरों से रिश्तों के बारे में किताब क्या मार्गदर्शन देती है? और ये हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी विषय है, क्योंकि हमारे सारे अनुभव रिश्तों के आईने में ही तो देखे जाते हैं। चैप्टर 16 में एक सीधा समीकरण दिया गया है। क्या है वो? लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप खुद से करते हैं। ये बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। मतलब अगर कोई खुद की इज्जत नहीं करता तो दुनिया से कैसे उम्मीद कर सकता है? सिंपल है। आप खुद को जितनी वैल्यू देंगी, दुनिया भी आपको उतनी ही वैल्यू देगी। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं बनाती तो कोई और क्यों बनाएगा? आपका आत्म मूल्य ही दूसरों के लिए कीमत तय करता है। लेकिन जब हम खुद पर काम करते हैं, बदलते हैं, तो अक्सर पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं।
इससे एक अपराध बोध, एक गिल्ट महसूस होता है। ये बहुत स्वाभाविक है। चैप्टर 18 कहता है कि लोगों से आगे निकल जाना धोखा नहीं बल्कि विकास का संकेत है। विकास का संकेत। हाँ, समय के साथ हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। ऐसे में कुछ पुराने दोस्तों या रिश्तों से आगे बढ़ जाना नेचुरल है। जो लोग आपके विकास को समझते हैं वे आपके साथ आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं समझते, जो आपको पुराना ही देखना चाहते हैं, वो पीछे खींचते हैं। इसी से जुड़ा है बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट, यानी सीमाएं तय करना। ये आजकल बहुत सुनने में आता है और ये बहुत जरूरी है, जैसा द करेज टू बी डिसलाइक में भी समझाया गया था। चैप्टर 21 और 38 कहते हैं कि खुशी के लिए भावनात्मक सीमाएं तय करना लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अच्छा। किताब में एक लाइन है, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू टॉलरेट, यानी आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसे आप सहते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपमान सहेंगी तो ये आदत बन जाएगी। तो बाउंड्रीज बनाना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि खुद की मानसिक सेहत की देखभाल करना है। हाँ, और इसी देखभाल का एक हिस्सा है हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करना। चैप्टर 44 सलाह देता है कि हर किसी को सफाई देना बंद करें। उन लोगों को अपनी बात समझाने में ऊर्जा बर्बाद न करें जिन्हें कोई परवाह नहीं है या जो सिर्फ आपको जज करना चाहते हैं। सही बात है। आपके काम आपकी सफाई से ज्यादा मजबूत आवाज में बोलते हैं। एग्जैक्टली। ये सभी विचार बहुत शक्तिशाली है, पर इन्हें एक साथ देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग भी लग सकता है। अगर किसी को आज से ही अपनी जिंदगी में इन्हें लागू करना हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही असली चुनौती है। इसे हम कुछ व्यवहारिक कदमों में बांट सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले, आज से शुरू करने के लिए एक छोटा कदम, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें देखना शुरू करें। मतलब जब गुस्सा या डर महसूस हो तो उसमें बह जाने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसे एक दर्शक की तरह देखूं? हाँ, बस रुककर खुद से पूछें, ये भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल का ठहराव लें। ये छोटा सा ठहराव ही ऑटो पायलट मोड को तोड़ने की शुरुआत है। ठीक है, ये तो हुआ आज के लिए। इस हफ्ते के लिए क्या किया जा सकता है? इस हफ्ते अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा पैटर्न पहचानें जो बार बार दोहराया जा रहा है और उसे एक डायरी में लिख लें। ओके। क्या वो गलत रिश्तों का पैटर्न है या पैसों की गलतियों का या काम को टालने का? बस उसे पहचानना है, जज नहीं करना। ठीक है। फिर एक छोटा अनुशासित कदम उठाएं जो आपके भविष्य के लिए बेहतर हो, भले ही आपका मूड ना हो। जैसे रोज सुबह बस 10 मिनट जल्दी उठना या 5 पेज पढ़ना। और अगर इसे और बड़ा करना हो तो इस महीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस महीने का लक्ष्य होना चाहिए अपने माहौल का मूल्यांकन करना, जैसा हमने भी ज्ञानोदय पॉडकास्ट में बात की। देखें कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या आपके फोन की होम स्क्रीन आपके लक्ष्यों में मदद करती है या ध्यान भटकाती है? सही बात। सी आदत जिसे लगातार अभ्यास में लाया जा सके। लगातार अभ्यास करने के लिए सबसे जरूरी है खुद का सत्यापन करना सीखना, यानी सेल्फ वैलिडेशन। ओके। किसी छोटी उपलब्धि पर दूसरों की तारीफ का इंतजार करने के बजाय खुद को शाबाशी दें। अपनी पहचान को नतीजों से ना जोड़ें, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह भावनात्मक स्वतंत्रता की नींव है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो वो क्या होंगे? अगर हम इस किताब के सार को समेटें तो 6 मुख्य बातें सामने आती हैं। ठीक है। पहला, आपकी जिंदगी आपके अवचेतन पैटर्न से चलती है। इसे बदलने के लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग को रीवायर करना होगा। सिर्फ मोटिवेशन का वॉलपेपर बदलने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। दूसरा, भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि सिग्नल हैं। वे आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड लाइट्स की तरह हैं, जो बताती हैं कि ध्यान कहाँ देना है। तीसरा, आत्मविश्वास काम करने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। योग्यता पर ध्यान दें, आत्मविश्वास एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद बढ़ेगा। सही। चौथा, आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपनी विल पावर से लड़ने के बजाय पहले अपना माहौल बदलें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पांचवा, भावनात्मक सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना स्वार्थ नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आप जो सहते हैं वही पाते हैं। और छठा, असली शक्ति अपनी भीतरी कहानी को नियंत्रित करने में है। आप खुद से जो कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आरके, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अंत में एक विचार जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है, आपकी जिंदगी का असली मैदान बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर है।
या तो आप इसे जीत लें या ये आपको नियंत्रित करता रहेगा। तो आज की चर्चा हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आपका दिमाग आपको रोज छोटे छोटे झूठ बोल रहा है, तो आज आप उसका कौन सा पहला झूठ पकड़ेंगी? अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।